अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मारका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी तलखी को गैर मामूली शिद्दत दे रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडर्स के हालिया बयानात महज इंतखाबी नारे नहीं रह गए, बल्कि उस सियासी कशमकश का इजहार है जो बज़ाहिर मुजफ्फराबाद के तख्त से शुरू होती दिखाई देती है, मगर इसके साए इस्लामाबाद के इख्तिदार तक फैले हुए महसूस होते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर इसे नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार देते हुए कहा कि ये जमात हमेशा धांधली के जरिए इख्तिदार में आई। वजीर आजम और वजीर आला दोनों धांधली से आए और अब आज़ाद कश्मीर में भी यही खेल दोहराना चाहते हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने तंजिया वार करते हुए पीपल्स पार्टी को धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड करार दिया और सवाल उठाया कि क़यामत कितने बजे है। जवाबी हमले में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये मरियम नवाज नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। शर्जील मेमन के बकौल असल क़यामत गुज़िश्ता आम इंतखाबात में आ चुकी थी जब खैरात के मैंडेट बांटे जा रहे थे। उधर अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो को हदफ बनाते हुए कहा कि वो दिन में गला पकड़ते हैं और रात को पैर पकड़ कर बैठ जाते हैं। उन्होंने सिंध की हुक्मरानी, कराची की बदहाली का हवाला देकर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी शदीद तनकीद की। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या फिर इसके पस मंज़र में कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली है। अगर ये सिर्फ मकामी इंतखाब होता तो शायद बयानात भी मकामी मसाइल तक ही महदूद रहते, मगर यहाँ धांधली, फॉर्म 47, मैंडेट, विफाक़ी इख्तिदार और सूबाई कारकर्दगी जैसे मौज़ूआत इस बात का इशारा नहीं कि दोनों जमातें मुस्तक़बिल की सियासी सफ़बंदी का आगाज़ कर चुकी हैं। यही वजह है कि अब नूरा कुश्ती का तासुर पहले जैसा मजबूत दिखाई नहीं देता। अगर दोनों जमातें महज दिखावे की लड़ाई लड़ रही होती तो शायद एक दूसरे के इंतखाबी जवाज, अवामी मैंडेट और सियासी साख पर इस शिद्दत से हमले ना करती। बिलावल भुट्टो के जारहाना लहजे से यह भी महसूस होता है कि वो खुद को आइंदा कौमी सियासत में ज्यादा नुमायां और अहम किरदार के लिए तैयार कर रहे हैं। चुनाचे आज़ाद कश्मीर का इंतखाब महज एक इलाकाई मारका नहीं बल्कि आने वाले कौमी सियासी मौसम की पेशगोई भी हो सकता है। अगर ये तलखियां इंतखाबी नताइज के बाद भी बरकरार रहती हैं तो मुमकिन है ये कशमकश सिर्फ मुजफ्फराबाद के तख्त तक महदूद ना रहे बल्कि इस्लामाबाद के तख्त की सियासत पर भी बराह रास्त असरअंदाज। यही वो नुक्ता है जो मौजूदा बयानात को वक्ती इंतखाबी शोर से बढ़कर मुस्तकबिल की सियासी बिसात पर चलने वाली नई चाल का पेश खैमा बना देता है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। एक सियासी जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार बिलावल भुट्टो, बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है मरियम नवाज, बारीक वारदातों का हकीकी मास्टरमाइंड कौन। शहजाद चौधरी साहब, सियासी बयानात, इल्ज़ामात कभी सतही होते हैं, कभी वजह होती है, कभी उसके पीछे हिकमत अमली भी होती है कि मुस्तकबिल में हमने किस रुख और किस तर्ज पर सियासत करनी है। गेन और लॉस उसके साथ साथ चलता रहता है, मगर ये जो हालिया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फिर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे पर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर पीछे लीडरशिप दोनों जमातों की सूबाई उसी तरीके की गुफ्तगू कर रही है, आप समझ रहे हैं माजी के हवाले देकर क्या कोई नए मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इजहार साथ किया जा रहा है? देखिए, ख्वाहिश तो होगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर ऐसी ही ख्वाहिश है तो ये अपनी सपोर्ट हटा दें गवर्नमेंट से, ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी ख्वाहिश तो जल्दी पूरी हो जाएगी। करेंगे या नहीं करेंगे ये मालूम नहीं है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करेंगे। इनके बड़े बातचीत संभाल लेते हैं हमेशा। ये जब बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ पड़ते हैं तो फिर बड़े मैदान में आ जाते हैं। आपके सवाल के लिए शायद जवाब देना मुश्किल हो जाता है जो आपका बाकी सवाल है, क्योंकि ये तो नैले पे दैल है दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। बारीक वारदात का भी क्या मतलब है और नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार कौन है ये भी सब जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका आखिरी हिस्सा है ना कि बारीक वारदातों का हकीकी मास्टरमाइंड कौन है, ये शायद इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है इस सवाल के अंदर कि ये हम कहाँ पे खुराक किस तरफ ले जाना चाहते हैं। सवाल भी यही है आपका। तो आप पहले सवाल ये कर देती तो कितना आसान रहता, मुझे ये तमहीद न बांधनी पड़ती। देखिए, आप कुछ और तलाश कर रहे हैं शहजाद साहब, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। हाँ ठीक है, मैं सिंपल सवाल का सिंपल जवाब देता हूँ।
उन्नीस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। पाकिस्तान की हुकूमत, उसने हुकूमत की 19 साल। 12 साल किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। मैं 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ, दुरुस्त। उससे पहले की नहीं। और 18 साल इन दोनों को हो गए पंजाब और सिंध के अंदर रिस्पेक्टिव हुकूमतें करते करते। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब के सब अपनी बारियां लेते ही जा रहे हैं और यही तो रह गए। सिर्फ 4 साल बीच में अलग हुए जो कि पीटीआई के थे। तो अगर मैं ये देखूं 19 + 12 31 + 4 35, तो 35 साल जो थे हमारे, और 33 साल उसमें फिर आप लगा लीजिए पाकिस्तान के मास्टरमाइंड्स के। तो मास्टरमाइंड और ये मिला के 66 ईयर्स के करीब, 64 ईयर्स के करीब जाके इनकी हुकूमत बनती है। यही है पिछले 64 साल से पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो अगर ये निज़ाम है तो फिर इसमें शिकायत तो किसी को भी किसी से नहीं होनी चाहिए। शहजाद साहब, कतई कलामी की माज़रत, मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे सवाल के जिस हिस्से पे आप गए हैं वो सवाल का पार्ट नहीं है। मैं इन्हीं दोनों को सामने रखकर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड की बात करी, क्योंकि अगर आप उनको भी गिने तो तब भी उन्हें सपोर्ट पॉलिटिकल दरकार है। तो आप इन्हीं दोनों में से बताइए कि इनमें से बारीक मास्टरमाइंड कौन रहा वो सपोर्ट देने के लिए भी, क्योंकि वो बिना सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट के, अफिलिएशन के, मुशावरत के, मशवरे के, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर देखिए ना, बात यह है कि ये जब इतने इतने साल रहे और इनको जब हाथ में कोई चीज दी जाती है तो ये क्यों मांग ले लेते हैं? इनकी सियासत उस वक्त काम क्यों नहीं आती? अब हम 1000 दफा यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात कर चुके कि इनके अपने नॉर्मल एसेट्स देख लें, जो कि इनके जाती असासाजात हैं, और या इनकी कंपनियां हैं या इनके कारोबार हैं। ये जब शुरू किए, जहां से इन्होंने सियासत शुरू की, वहां से लेके अब तक उसको वो मल्टीप्लाई ही हुआ है, और मल्टीप्लाई उस लेवल पे हुआ है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये सब करप्शन भी नहीं हो सकती। इनको सब कुछ आता है कि अपने मामलात को कैसे निभाना है, कैसे आगे लेके चलना है। ये फेल होते हैं तो सिर्फ एक चीज पे, और वो है कि अवाम को जो हमने हुकूमत प्रोवाइड करनी है वो हमने कैसे देनी। जो हुकूमत हमें मिल रही है इसका मकसद अवाम को जो रिटर्न देनी है, फायदा देना है, वो ये वहां पे ये क्यों रुक जाते हैं? इनके हाथ क्यों बंद जाते हैं वहां पे? इनको कौन मना करता है कि तुम वो काम ना करो जिससे पाकिस्तान की रियासत को कम फायदा पहुंचे या पाकिस्तान के अवाम को ट्रेनिंग नहीं हुई होती होगी अवाम को डिलीवर करने वाली। देख, वही मैं कह रहा हूं। तो इनकी अपनी ट्रेनिंग अलबत्ता कभी भी खराब नहीं होती कि इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, जो इनके तरीकाकार हैं, जो इनके, अब मैं क्या बोलूं आप, आई थिंक अभी आप आज ही की खबर थी कि कुछ 7400 अरब के करीब जो है वो हम अब तक कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ दे चुके 14 खरब के अंदर से, बिल्कुल बिजली की मद में। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि 3000 अरब जो है वो जो गया या पिछले साल एनएफसी में गया है वो दुबई जा चुका है। तो अब ये सब चीजें सब अपनी जगह पे कायम है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के लोगों को जो मिलना चाहिए, सियासत का तजर्बा तो बहुत है इन सब लोगों का, बहुत ज्यादा काया है, जानते हैं, हर चीज समझते हैं, तकरीरें करते हैं। मुझे और आपको तो मुझे बताइए इसमें, या तो मैं इसलिए जवाबदेह बनता हूं कि अगर मेरा जो नाम इन पिछले 1972 के बाद से लेके आज तक किसी चीज में आया है तो नहीं आया, ना आपका आया, ना मेरा आया, ना किसी और का, मेरे साथी का आया। तो हम बैठे क्यों इनके हिसाब का इनके सवालात का जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दें आवाम को। सवाल ये पैदा होता है सर, दरअसल हमारे सवाल और आपके जवाब इन्हीं को ही तो जवाबदेह कर रहे हैं कि जो आवाम का वोट लेकर आते हैं वो करप्शन कहीं और कर रहे हैं, और अरबों की करप्शन बाहर जाती है और वुज़रा तस्लीम करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। दरअसल तो हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आई डोंट नो हमारे यहाँ कॉकरोच बसते हैं या कीड़े मकोड़े हैं या कौन है, लेकिन उनको पार्टी बनाने की एक जरूरत जरूर है। ये मैं जरूर कहूंगा, कम से कम आवाज की हद तक। खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, रियासत को नुकसान ना पहुंचाए। रियासत बहुत लाजमी चीज है, रियासत के बगैर हम सब हैं ही कुछ नहीं। पाकिस्तान कायम है तो हम हैं, लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आवाज जरूर उठाएं। हो सकता है कुछ इन्हीं को थोड़ा सा कुछ याद आ जाए कि इन लोगों को, कीड़े मकोड़ों को भी कुछ देना है। कॉकरोच वो इंडिया वाले ले गए हैं, वरना वो नाम भी बहुत अच्छा। ठीक हो गया जी। आमिर अहमद खान साहब, ये जो तल्ख बयानात और इल्जामात यहाँ पर हुकूमतों में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में यहाँ के मामलात की जिस तरह डिस्कशन हो रही है, क्या मुजफ्फराबाद के तख्त की जंग दरअसल इस्लामाबाद के जो तख्त है उसके शतरंज पर चली जाने वाली पहली चाल है?
अच्छा, कुछ तो वक्त की मेरा ख्याल है, वक्त का भी तकाजा है, क्योंकि मैं पहले भी आप इसी प्रोग्राम के अंदर ये कह चुका हूँ कि ये इस तरह के जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, अगर हम पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो ये इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और मेरा ख्याल है कि वो शेल्फ लाइफ जो है अब वो आने वाली है, वो करीब आने वाली है। तो मेरा ख्याल है किसी मुतवक्को तब्दीली के लिए ये पैंतरे बदले जा रहे हैं। एन मुमकिन है कि ये बयानबाजी जो है, इतनी तल्ख बयानबाजी जो है, वो सिर्फ AJK के इलेक्शन तक जो है वो महदूद ना हो। लेकिन अच्छा, मैं भी ये बारीक वारदात के बारे में कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखें, ये जो आपका सवाल है ना, इसमें मैंने कोई 35-40 साल जितने भी मेरे सहाफ़त में गुजरे हैं, मैंने बड़ी कन्विक्शन के साथ, और वो हमारे ज़माने में लिखने वाली सहाफ़त होती थी, अभी TV तो नहीं आया हुआ था, ज़्यादातर वक्त हमारा उसी में गुजरा। मैंने बड़ी कंसिस्टेंटली जो हमारी फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ लिखा। लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ आयशा कि ये मुदाखलत का रास्ता उनको कौन दिखाता है। जब आप बारीक वारदात की बात करते हैं ना, आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अगले 2 साल को अगर आप देखें तो 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे बदले गए, और उसके बाद मार्शल लॉ किसने लगाया? फौज ने तो नहीं लगाया, वो तो सिकंदर मिर्जा ने लगाया, वो एक सिविलियन था। 1977 में फौज को कौन घसीट कर लाया सड़कों के ऊपर? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए ना, खुद तो फौज ने मार्शल लॉ नहीं लगा दिया। 1990 के अंदर पहला इलेक्शन जो कॉम्प्रिहेंसिवली चोरी हुआ, उसकी सारी प्लानिंग प्रेसिडेंसी में हुई, जहां गुलाम इसाक खान बैठे हुए थे, वो किसी फौज ने तो नहीं की। तो ये जो सारे रास्ते इन बारीक वारदातों के जो हैं ना, आप किसी भी तरह से ले लें। शौकत अजीज साहब एक बैंकर को उठा के आप ले आए, उनको किसने इलेक्ट किया एज प्राइम मिनिस्टर? पार्लियामेंट ने किया ना, जो सिविलियंस की पार्लियामेंट थी। तो इन बारीक वारदातों के सारे रास्ते जो है ना, वो ये सिविलियंस ही दिखाते हैं। और अगर ये अपनी इक़्तिदार की कशमकश के अंदर इस तरह की कड़वी कसीली बातें करते हैं कि जी फलानी पार्टी जो है वो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है, और ये है और वो है, तो उससे मेरा ख्याल है अब कोई पाकिस्तानी जो है वो उनकी बातों से मुतासिर होने वाला नहीं है, या उनके अंदर कोई हकीकत देखना वो नहीं चाहता। क्योंकि जब तक ये मुकम्मल बात नहीं करेंगे ना, ये कहानी कभी भी खुल के सामने नहीं आएगी। ये जो दो एक दूसरे पर इस वक्त उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहा है भाई तुम नस्ल दर नस्ल ऐसे आए हो, दूसरा उसे कह रहा है कि अगर ये धांधली की बात कर रहा है तो क़यामत कितने बजे है। तो ये फरमाइएगा, इनमें से ज्यादा बारीक वारदात अगर आप इस पे जवाब दें, किसने डाली है सियासत? इसमें बारीकी है ही नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतने एक भद्दे तरीके से ये सब कुछ हो रहा है कि इसके अंदर कोई बारीकी जो है कम अज कम मुझे तो नहीं नजर आ रही है। ये बारियों का झगड़ा है जी। वो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब सोवियत विड्रॉल के बाद हुकूमतें बनी थी तो तय ये पाया था कि 2-2.5 साल एक पार्टी हुकूमत करेगी, उसके बाद 2-2.5 साल दूसरी पार्टी हुकूमत बनेगी। वो पहली पार्टी ने इनकार कर दिया हैंड ओवर करने में, जिसके बाद वो सारा मसला अफगानिस्तान का शुरू हुआ। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है जिन बारियों के ऊपर एग्रीमेंट हुई थी ना, अब उनका वक्त करीब आ रहा है। तो ये उसी तरह का झगड़ा मुझे लग रहा है। बारीकी इसमें मुझे बहरहाल नहीं नजर, बारीकी इसमें है कि कुछ चीजों का वक्त खत्म होने को है। मगर रज़ा रूमी साहब, मरियम नवाज का ये कहना कि क़यामत कितने बजे है, क्या सिर्फ तंज था या पीपल्स पार्टी के लिए खुला सियासी चैलेंज है? देखिए, दोनों ही चीजें थी। सबसे पहले तो एक सियासी चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरुम्मीद थी कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद यहाँ आज़ाद कश्मीर में उनका डंका बजेगा। अब जो रिजल्ट्स अभी आए इब्तदाई, उसमें तो मामला बिल्कुल उसके बरक्स है। तो इसी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं और बहुत घन गरज के बिलावल तकरीर भी कर रहे हैं और धांधली के इल्जामात भी उन्होंने आयद किए हैं। तो एक तो मरियम नवाज उसका जवाब दे रही है सियासी मैदान में, इस जिस तरह की तकरीर हो रही है उसी लबो लहजे में वो जवाब भी दे रही है, तंज भी कर रही है, जाहिर बात है। लेकिन मैं ये इससे कतई नजर कि ये क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में, मैं इंतहाई अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि जो उस वक्त सूरत हाल बनी हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसमें इन दोनों पार्टीज को ये चाहिए कि इस वक्त ये एक जो बहरान बन रहा है या बन चुका है, उससे निकालें उस खित्ते को और पाकिस्तान को। इसके बरक्स वो बिल्कुल एक 1990 की बचगाना किस्म की सियासत जो है वो नाजिल करके इम्पोज कर दी उन्होंने हमारे टीवी चैनल्स पे, अवाम पर, अपने वोटर्स पर। और इससे यही जाहिर होता है कि पुख्तगी जो है, सियासी पुख्तगी जिसका हम तकाजा करते हैं या उम्मीद करते हैं, वो अनका है।
वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब इनको एट अ गिवन अपॉर्चुनिटी ये उसी लबो लहजे में बात करते हैं, बारीक वारदातें और ये और वो। शुक्र है कि अभी कुछ तहजीब आ गई है तो गाली गलौच नहीं होती, मगर ये कोई तरीका नहीं है। इस वक्त मुल्क को इतने संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की मैंने बात की, और दीगर हिस्सों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है। रज़ा नूमी साहब, क्या सियासी जमातें, आप जब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें भी रखे हुए, क्या ये वो विजन रखती हैं इन चैलेंजेस से निमटने का? कोई स्ट्रेटेजी आपको दिखती है पिछले 2-2.5 साल में इनके पास, या ये सियासत कर रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल नहीं लगती स्ट्रेटजी। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है। इक़्तिदार के हिस्से तो संभाल लिए, एंजॉय कर रहे हैं। एक पार्टी ने सदारत ले ली, सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, कुछ गवर्नरशिप्स ले ली, गिलगित बल्तिस्तान भी मिल गया, एजेके नहीं मिला तो बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी पार्टी ने पंजाब संभाल लिया, मरकज संभाल लिया, और जिसे कहते हैं अपना हिस्सा शेयर ले लिया। लेकिन अब ये सिर्फ इससे तो नहीं था कि ये इनके इक़्तिदार या चंद खानदानों की सेवा करने के लिए पाकिस्तान की अवाम उनको वोट देते हैं, उनसे कुछ तवक्को भी है परफॉर्मेंस की। सबसे पहले तो जो माशी बहरान है और जो शोरिश है लोगों में, जो एक डिस्कनेक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, और वो उसका मुजाहरा आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, केपी में भी हो रहा है, दीगर इलाकों में भी हो रहा है। दहशतगर्दी का मसला अलग है, रोज हम बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए, इनका ये इन्होंने ही फिक्स करना है। ये कोई और पार्टी नहीं आएगी, कोई और कुव्वत जिसका ये इंतजार करे। इन्हीं पे लोग तवक्को करते हैं, और जब ये नहीं परफॉर्म करते, डिलीवर नहीं करते, देखिए परफॉर्मेंस का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल वो अच्छी बात है कि इसका भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि मरीम नवाज और अज़मा बुखारी का जो ताना है बिलावल को और पीपीपी को, वो उनकी कारकर्दगी के हवाले से है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वही आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। और अच्छी बात है कि इस डायरेक्शन में भी बात जारी है, मगर ये सिर्फ ये टिट फॉर टैट वाली सियासत नहीं हो सकती। इस वक्त इनको ये अपना रेटरिक टोन डाउन करना चाहिए, और जो हकीकी मसला है उधर एजेके में, देने की जरूरत है, वहां पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रज़ा नूमी साहब। अगर ये कि अवाम इन पे तवक्को रखें, मगर शायद इनके पास ना भरोसा है ना विजन है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए। मगर ज़ैगम साहब, क्या आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम ने विफाकी सियासत के जो छुपे हुए इख्तलाफात हैं उनको बेनकाब कर दिया, और ये सियासी जमातें मुस्तकबिल में कबूलियत के हुसूल के लिए, मकबूलियत के साथ साथ मकबूलियत कबूलियत दोनों के हुसूल की जंग में आगे बढ़ रही हैं? आशा, एक तो आप मायूस बड़ी जल्दी हो जाती है। देखें, इतने सालों से पाकिस्तान की सियासत वन डिश पार्टी बनी हुई थी, और वन डिश भी बर्गर खा खा के थक गए थे। आप शुक्र करें कोई सिंधी बिरयानी भी आ गई है, कोई टिक्का बोटी भी चल रही है, कुछ आज भी हम ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। और मैं कौन हूँ एक को सही दूसरे को गलत कहने वाला? मेरे ख्याल में दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ठीक। और आज़ाद कश्मीर से पहले, जी बिल्कुल दोनों ठीक कह रहे हैं। दोनों की वारदातों की लंबी तारीख है, कुछ मेरे दोस्तों ने बताई है, लेकिन उनके लिए तो इंसाइक्लोपीडिया चाहिए। इतने लंबे अरसे पर इतनी फैली हुई बारीक वारदातें हैं। अगर देखें, मुझसे ये मशवरा लेते कई साल पहले, तो मैं इनको यही कहता कि ज़रा इतना लड़ो, इतने एक दूसरे को धोबी पटड़े मारो, इतनी अड़ंगियां मारो कि लोग पीटीआई को भूल जाएं। लेकिन ये बात इनको वक्त पे समझ नहीं आई, और उसकी एक साइंस है, उसकी एक वजह है। देखिए, सियासत में बाइनरी होती है। बाइनरी का मतलब है दो, और ये बाइनरी इंसानी जहन में होती है। दिन रात, सच झूठ, तारीकी रोशनी, सब इंसानी जहन बाइनरी में सोचता है। तज़ादात दो में होते हैं। तो जो 20 साल जिसमें ये दो बड़ी पार्टियां थी, लोग इन दो बड़ी पार्टियों से बाहर सोच ही नहीं सकते थे। फिर जब इन्होंने लड़ना बंद किया, सुलह सफाइयाँ कर ली, जरदारी साहब ने कहा 2013 में हमने अपोजिशन ही नहीं करनी, तो फिर इमरान खान ने कमाल किया। उसने एक नई बाइनरी क्रिएट की, नई दुई क्रिएट की। वो क्या थी कि तुम सब एक तरफ और मैं एक तरफ। दो का ये मतलब है पीटीआई वर्सेस ऑल, जिसको ये इतने अरसे फिर संभाल ही नहीं सके। अब क्या ये बात इनको समझ आ गई है? देखिए, समझदार तो बहुत हैं, सियाने कहाँ तो हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये भूल चुके हैं।
अवाम की नब्ज पे इनका हाथ नहीं है। अवाम में और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, रहनुमाओं और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, वो अब पिछली नस्लों की बातें हो गई हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तो इस वक्त तो मुझे वाज़ेह सा लग रहा है कि ये झगड़ा जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जैसे ऐसे बातों में, दोस्तों में बैठे बैठे तू मैं होती है, और तू मैं जो है वो बढ़ जाती है, और गिरबान पकड़ लिए जाते हैं, एक दूसरे के हाथ उठ जाते हैं एक दूसरे के। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से हो रहा है, और ये एक दूसरे की पुरानी शेरवानियां ला के चौक में इन्होंने धोनी शुरू कर दी है। लेकिन जरदारी साहब बीच में आ जाएंगे, वो समझाएंगे बिलावल को। बिलावल जो है वो चौथे गियर से दूसरे गियर में चले और शहबाज साहब समझाएंगे बड़े भाईजान को। तो दोनों मुफाहिमत के चैंपियन हैं, वजह सादा सी करा देंगे। जी, आसान सा नुस्खा है, सादा सी वजह है। देखिए परेशान बैठे हैं कि अवाम पे भी गौर करो। यह सादा सी बात है, यही कंपनी है, यही नौकरी है, यही तनख्वाह। सर नौकरी की फिक्र ना हो गई, जैसी परफॉर्मेंस है उस पर नौकरी की भी फिक्र हो जानी चाहिए। चलें जी, ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आप बिजली का बिल अदा ना करें तो भी एक टैक्सेस की फहरिस्त आपके सामने होगी कि ये टैक्स अदा करने, अगर बिजली आपने इस्तेमाल नहीं की तो भी टैक्सेस देना पड़ते हैं। मगर ऐसे लोग भी हैं, ऐसी कंपनीज भी हैं जो बिजली ना बनाएं तो भी 7,000 अरब रुपए से जायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको 5 साल में अदा करती है। क्यों करती है, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेक्रेटेरिएट के इजलास में सामने आने वाले इंकशाफात ने पाकिस्तान के तवानाई निज़ाम की संगीनी को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। एक तरफ अवाम महंगी बिजली के बोझ तले दबे हैं, तो दूसरी जानिब अरबों रुपए ऐसे बिजली घरों को अदा किए जा रहे हैं जो बिजली पैदा ही नहीं करते। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 100 से जायद IPPs को 13,397 अरब रुपए अदा किए गए। इन अदायगियों में सिर्फ 6,121 अरब रुपए बिजली की असल कीमत थी, जबकि बाकी 7,275 अरब रुपए से जायद रकम IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की गई। यानी 7,000 अरब से जायद रकम सार्फिन से वसूल करके उस बिजली के लिए दी गई जो पैदा ही नहीं की गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022 से 2026 तक बिजली की खरीदारी पर अखराजात में कमी आई, मगर इसके बरक्स कैपेसिटी पेमेंट्स में मुसलसल इजाफा होता रहा। इजलास में नेपरा की कारकर्दगी भी सख्त सवालात की जद में रही। FBR के मेंबर ने बताया कि हमने IPPs को टैक्स हॉलीडे दे रखा है। IPPs इनकम टैक्स भी अदा नहीं करती, जिस मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि उन प्लांट्स को विजिट करना, उन्होंने कभी जाकर उन्हें विजिट ही नहीं किया कि प्लांट्स पर बिजली बन भी रही है या नहीं। इजलास में चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तनख्वाहों में अज खुद इजाफे के मामले पर भी बहस हुई। नेपरा हुकाम ने बताया कि चेयरमैन नेपरा की अलाउंसेस समेत तनख्वाह 32 लाख रुपए है। साबिक कानून के मुताबिक ये तनख्वाह मुराद 11 लाख रुपए थे। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने अज खुद इजाफे को भी गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी काबीना से लेनी चाहिए थी। यूं ये मामला अब बहस तकनीकी या पॉलिसी की बहस नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल गवर्नेंस फेलियर की सूरत इख्तियार कर चुका है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ये निज़ाम किसके लिए काम कर रहा है? क्यों रियासत अवाम के मफाद में फैसले करने वाहिदों के बोझ तले दबी हुई है? क्या आम सारिफ लीग के लिए कोई रिलीफ बाकी रह गया है, या वो सिर्फ एक ऐसा फरीक बन चुका है जो हर सूरत कीमत अदा करने पर मजबूर है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखते हैं। 5 साल में 7,275 अरब रुपए बिजली ना बनाने पर अदा, टैक्स हॉलीडे, चेक एंड बैलेंस भी नहीं। क्या रियासत IPPs मुआहिदों की कैदी बन चुकी है? ज़ैगम साहिब। आयशा, पाकिस्तान के 4 सूबों और इस्लामाबाद में मिलाकर 6 करोड़ बच्चे स्कूल में जाते हैं और इनको 23 लाख असातिज़ा पढ़ाते हैं। हमने गुज़श्ता साल इस पर 900 अरब रुपया खर्च किया, और हमने गुज़श्ता साल ही चंद दर्जन IPPs को बिजली ना पैदा करने के 1800 अरब रुपए दिए। कैन यू इमेजिन? 6 करोड़ बच्चों पर जितना हमने खर्च किया उनकी तालीम पर, जितना हमने 23 लाख असातिज़ा को तनख्वाह दी पढ़ाने पर, उससे दुगने हमने चंद बिजली घरों को दिए बिजली ना बनाने पर। कमाल है। यह है पाकिस्तान। तालीम पर हमने खर्च किया 0.8% GDP का, और 2% GDP का हमने दिया इन बिजली घरों को। मैं उस रुस्तुम आजम
बुकरात की तलाश में हूं जिसने कैलकुलेटर सामने रखकर ये हिसाब लगाया था कि अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान की बिजली की ये ज़रूरत होगी। दुनिया के अखबार ये कह रहे थे बड़े बड़े कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये किधर जा रहा है पाकिस्तान। 20 साल में पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार थी 3%। कैलकुलेटर वाले बुकरात ने सोचा था कि पाकिस्तान की तरक्की उसकी हुकूमत की वजह से अब 7% हो जाएगी, सोचने की जरूरत भी नहीं है। बुकरात आजम ने यह सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि कोयले के बिजली घर। मगर ज़ैगम साहब, फिर रियासत पाकिस्तान को रिविजिट कर लेना चाहिए, मुआहदे खत्म कर देने चाहिए। मतलब है अवाम का टैक्स का पैसा, मतलब अब नंबर्स पढ़े तो आप खुद सर अपना घूम जाता है कि ये हुआ क्या और हो क्या रहा है। आयशा, इस तरह मुआहदे खत्म होते हैं जिसकी रियासत ने गारंटी दी हो। सर प्राइवेट भी तो है ना, निजी भी तो है, यहाँ के खुद गवर्नमेंट के पास है जी। जो निजी है जनाब, जो निजी हैं वो गैर मुल्की बैंकों से कर्जे लेकर लगाए गए हैं। आपकी रियासत पाकिस्तान उसकी गारंटर है। ठीक हो गया। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। जाहिर बात है पूरी मईशत इसी वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रजा रूमी साहब, ये क्या मॉडल है, क्यों इसमें अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी? जो 90 से मुआहदे शुरू हुए वो 2020 तक भी होते रहे, तो फिर मतलब है किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि किसी की जेब से पैसा नहीं जा रहा, अवाम के टैक्स का पैसा है। जी बिल्कुल, यही बात है, किसी को परवाह नहीं है अवाम के पैसों की और टैक्सेस की और मुल्क की, लेकिन परवाह जरूर है उनको अपनी जेबों की और अपने मफादात की। देखिए 1990 की दहाई में ये 2 दहाइयों में इनके ऊपर काम हुआ आईपीपीज पर। जब 1990 की दहाई में लगे उस वक्त पाकिस्तान में एक संगीन बिजली का बहरान था और ये सोचा गया कि इस तरह से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को मैदान में जमा करके आप लोड शेडिंग का खात्मा कर लेंगे। इस वक्त बहुत जल्दबाजी में और उजलत में ऐसे मायदे किए गए जहां पे हुकूमत पाकिस्तान गारंटर बन गई, डॉलर्स में पेमेंट होनी थी, कैपेसिटी पेमेंट का मामला हो गया और फिर दोबारा से ये 2010 के बाद जो है 2013 के बाद फिर से इस तरह के दूसरे राउंड के मायदे किए गए। और मजे की बात यह है कि अगर आप इनका तज्जिया करें कि ये आईपीपीज जो है इनके मालिकान कौन है, तो यकीन जानिए कि वो सबको कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की जो अशराफिया जो दीगर सेक्टर्स में मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, आईपीपीज भी उन्हीं की मिल्कियत है। उसमें सियासी लोग भी हैं, उसमें बड़े बिग बिजनेस भी है, उसमें पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके पास पाकिस्तान के बैंकों तक रसाई है, रियासत के साथ उठते बैठते हैं और साथ में पॉलिसी को अपने हक में तब्दील करवाते हैं। और ये किस कदर जुल्म की बात है कि 6000 अरब की बिजली जो है वो उसकी पेमेंट हुई और उससे ज्यादा 7000 अरब रुपया पे किया गया जहां पे बिजली का एक यूनिट नहीं पैदा हुआ। और इसका ये मतलब है कि बुनियादी तौर पे अब हम यरगमाल बन चुके हैं, क्योंकि अगर आप ये 1 खरब रुपए अगर सालाना यहाँ पर जा रहे हैं, 1 खरब से ज्यादा ही जा रहे हैं, 1.2 या 1.3 खरब जा रहे हैं, और यही आलम जो है पाकिस्तान की जो सिख पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, तो हर साल पाकिस्तानी अवाम जो है उनके टैक्सों से 2 खरब रुपए इस पूरे गोरख धंधे को पेश किए जा रहे हैं, चढ़ावा। तो गोया के यहाँ पर ये जो टैक्स हर चीज का लेयर लगाई हुई है और मुख्तलिफ तरह की लेवीज और उसमें लोगों को उलझा कर रखा हुआ है, तो ये तो एक संगीन मजाक है। और इसमें रजा रूमी साहब, और बार बार हम ये सवाल इसीलिए रखते हैं कि हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है कि बीमार इदारों के लिए अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम अपने साथ के लोगों के लिए टैक्स देते हैं, इस निजाम के लिए टैक्स देते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, ये जो आईपीपीज के नंबर्स हैं ये बार बार परेशान करते हैं। एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है। हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब मुल्क के सिस्टम पर इन हाउस इन्वेस्टर की बात करें या बाहर से आने वाले, हर जगह हर कोई मजबूर है कि उसके पास तवानाई मौजूद नहीं, और तवानाई को जितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान दे चुकी है इस सेक्टर को, हमें तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो कोई सोच विचार करने वाला नहीं, या हम सबको भी रखवा दिया गया है गिरवी?
अच्छा देखिए, पहले तो ये समझ लेने की जरूरत है, और खुशी हुई कि आपने ये सवाल इस टर्म्स में रखा सामने, कि 6 खरब की बिजली पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल की है, 6 खरब रुपए की। लेकिन 6 खरब रुपए तो हमने पे किए ही किए अपने बिलों के अंदर, तमाम पाकिस्तानियों ने। उसके अलावा उन्हीं बिलों के अंदर से हमें 7 खरब और देने पड़े, तो कुल मिला के बन गए 13 खरब, 13,000 अरब रुपए की बिजली हमने, उसके पैसे दे दिए। बिजली पैसे। हमने 6,000 की दी, बिल्कुल ऐसा। 13,000 अरब के हमने पैसे उनको दे दिए। ये 13,000 अरब का हिसाब हुआ है जो कि FBR वाले राशिद लंगड़ियाल साहब पूरा साल लगाते हैं जमा करने में लोगों से। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हमसे बिजली की कीमत में पैसा। बिजली वाला जो मामला है, जो एनर्जी का मामला है, ये वो पत्थर है, जब किसी चीज को आप समंदर में डबोना चाहते हैं तो ये पत्थर, वो भारी पत्थर साथ जिसके साथ बांध दिया जाए, ये पाकिस्तानी मईशत को यही चीज ले डूबेगी, ले डूबी है। डूबेगी की तो सवाल पे खत्म हो गया, ले डूबी है। छोटी सी और चंद एग्जांपल, मुश्किल है उस इलाके की तरफ जाना, लेकिन जब सीपेक ऑर्डर हुआ, 62 अरब डॉलर की उसकी मालियत थी, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता 27 से 28 पावर हाउस ऐसे थे जो कि चीन ने रिटायर किए थे, और पाकिस्तान में IPPs के तौर पे उनको शामिल किया गया था। पहले ये कहा गया कि शुक्र करो कि रेंटल पावर प्लांट से हटके अब हम IPPs के आगे आ गए हैं। अब जब आपसे कहा जाता है कि अच्छा IPPs को इतना पैसा हम और दे रहे हैं तो इनको खत्म करें, तो सबसे बड़ी मिसाल ये दी जाती है कि हम चीन को नाराज नहीं कर सकते। उसी चीन ने एक और फायदा हमें पहुंचाया। उसने जब ये हमें 28 या 30 अरब, 62 पूरे नहीं मिले, 30 अरब के करीब हमें उन्होंने दे चुके हैं अब तक, उनमें से 7 अरब हमने कहा अलहदा करके जरा ऑरेंज ट्रेन चला लेते हैं। ऑरेंज ट्रेन वाले पे जो 7 अरब इस्तेमाल हुआ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 7 अरब डॉलर, वो जो वहां पे इस्तेमाल हुए, उनका जो रेट था और रिटर्न का, वो 7% था। बाकी जितने 30 अरब लिया था हमने, या बाकी 23 अरब जो था, वो सिर्फ 5% पे था, 4 से 5%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम कमाल करते हैं, जब करते हैं कमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं हसन साहब के, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, कमाल से आए। तो ये है मामला इस बदकिस्मत कौम का। और देखिए कब तक हम हैं, कब तक हम, हमारी मईशत, कब तक हमारी हैसियत एक कौम के तौर पे, लोगों के तौर पे। पानी वैसे नहीं है, बिजली बंद हो गई, हवा के मकदर है, ये क्या कर होने जा रहा है इस मुल्क के साथ। लेकिन है किसी को परवाह, जब तक दूसरों की जेबों में, बड़ों की जेबों में पैसे जाते रहे। ठीक हो गया जी। आमिर अहमद खान साहब, बात तो वही है, मामला घूम फिर कर हमारी गवर्नेंस, हमारे तरीक़ाकार और अशराफिया की अय्याशियों पर आ जाता है। क्या ये जो IPPs मालिकान है 24 करोड़ अवाम से ज़्यादा अहम है? कहीं तो हुकूमत को, रियासत को सोचना होगा, कहीं तो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये बीमार इदारे कितना बोझ ये अवाम उठा सकेगी जो खुद पिसी हुई है बिल्कुल। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों ने अपने शॉर्ट टर्म सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की नस्लों को बेचा है, उनके मुस्तकबिल को बेचा है, और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी कीमत अदा करती रहेंगी जब तक कि वो कीमत पूरी नहीं हो जाती। इसमें से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। और आयशा, ये सारा काम जो है ना कानूनी तरीके से हुआ है। कोई गैर कानूनी काम हो तो वो तो जुर्म होता है, उस जुर्म को पकड़ा भी जा सकता है, उसकी सज़ा भी दी जा चुकी है। इन दो बड़ी जमातों ने जो ये काम किया है ना IPPs वाला, ये एक गुनाह है, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के खिलाफ एक गुनाह है जिसकी इस दुनिया के अंदर कोई सज़ा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जितना मर्जी इन फिगर्स की मदद से अपना सर पीट लें, आमिर साहब कतई कलामी, मगर कहीं रियासत की भी तो जिम्मेदारी है। जो मुआहिदे इस रियासत के नुकसान का बायस बने, वो मुआहिदे करने वालों को नेम एंड शेम किया जाए, सामने ला के रखा जाए ओपनली। ये थोड़ी है कि जो करके जाए उसको फिर हुक्मरानी दे दो तोहफे में। आयशा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि किसने किया है और सबको पता है कि ये काम कैसे हुआ है। और अब उसके ऊपर अवाम ने कब रिएक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, उस एक चीज़ का इंतज़ार किया जा सकता है। अगर आपका ख्याल है कि जिस रियासत ने इस तरह के माहिदों के लिए अपनी सोवरेन गारंटी दे दी है, वो रियासत अब उससे पीछे हटने के लिए कोई हाथ पांव मारेगी या कोई सोचने समझने की कोशिश करेगी, मैं नहीं समझता हूँ ये मुमकिन है। तो सादा लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल तो रियासत IPPs है, इंतज़ार है कि अवाम अपना इजहार करें या वो रद्द अमल दें जो रियासत को जगाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।